क्योंकि और लोगों से तो वो ले रहा है पैसे और मैं नहीं दूंगा उसको पैसे। जितने इंडियन आ रखे सबकी सेटिंग है, सबके नाम पहले से पर्ची पे लिखे हैं। इतना भ्रष्ट एयरपोर्ट भाई, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि सूरीनाम वाले इतने करप्ट होंगे। सूरीनाम की गवर्नमेंट को एक्शन लेना है तो लो, नहीं लेना मत लो, तुम्हारा देश बाढ़ में जाए, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज मैं हूँ पैराग्वे की कैपिटल असुंसियोन में और यहाँ से हम आज जाएंगे सूरीनाम की कैपिटल पारामारिबो। सूरीनाम एक कंट्री है नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका के सबसे ऊपर वाले हिस्से में आती है सूरीनाम कंट्री। वहाँ जाएंगे भाई, कोई कनेक्शन नहीं यार, ना पैराग्वे से कनेक्शन है पूरी दुनिया के। पैराग्वे में सब कुछ कटा पड़ा है और जो ऊपर की कंट्री दोनों गुयाना और सूरीनाम है उनके भी कनेक्शन किसी देश से नहीं है। कहीं से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चलती, 2-4 देशों से चलती है, इतनी महंगी महंगी। हमको 3 फ्लाइटें बदल के जानी पड़ेंगी। यहाँ से पहले हमारी फ़्लाइट है सन पाउलो की, सन पाउलो से बेलेम की। बेलेम में 12 घंटे का स्टे है और अगले दिन कल दोपहर में फ़्लाइट है बेलेम से वहाँ की सूरीनाम की। तो ऐसे ऐसे फ़्लाइट लेके जाना पड़ रहा है हमको, 3 फ़्लाइटें। कनेक्शन ही नहीं यार इन देशों के कहीं पे ना, पैराग्वे कनेक्शन थे, यहाँ पे भी मेरे को 3 फ़्लाइट लेके आना पड़ा, वहाँ भी भाई 3 फ़्लाइट लेके जाना पड़ेगा। गुयाना का भी सेम है। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट सा करने, ब्रेकफास्ट कम लंच कह लो, और फिर जाऊंगा मैं प्रिंट आउट निकलवाने, क्योंकि गुयाना का जो वीज़ा है ना मेरे को अभी तक नहीं मिला, जो ई-वीज़ा अप्लाई करा था। और लोगों से मेरे को पता चला है वो कभी आता भी नहीं है, वो अप्रूव भी नहीं होता कभी। तो मैंने कहा, तो मैंने एम्बेसी को मेल करा था सूरीनाम में, जो गुयाना की एम्बेसी है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भेजी थी। वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने तैयार कर लिए हैं, बस यहाँ से प्रिंट आउट निकलवाना है मेरे को एक बार। और प्रिंट आउट निकलवा के मंडे को, आज है फ्राइडे, मंडे को सूरीनाम पहुँच के मैं सबमिट कर दूँगा। देखते हैं कितने क्या दिन लेते हैं मेरे को वीज़ा देने में। चलो अभी खाना खा लेते हैं और फिर चलते हैं प्रिंट आउट कराने, फिर चलेंगे एयरपोर्ट। 12:30 हो चुके, 3.5 घंटे में हमारी फ़्लाइट है। हाय दोस्तों, भैया आपका सूरीनाम का एंट्री वाउचर प्रिंट करा दूं मैं? हाँ जी करा दीजिए प्लीज। वो जरूरी लिखा है ना? हाँ जी, फोन में चलेगा? फोन पे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, वो मुंह पे मारेंगे फोन से, तो करा दीजिए प्लीज। भाई प्रिंट करा लिए, 12-13 पेज हैं और ये 12,000 के प्रिंट हुए हैं। अब चलते हैं हॉस्टल वापस, आइसक्रीम खाते खाते टैक्सी बुक करते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट पे। भाई ये था अपना हॉस्टल, वो था मेरा बेड। चलते हैं, डिसेंट हॉस्टल था, $60 में। बेड तो काफ़ी अच्छा था यार। चलो भाई आगे अपनी ऊबर ही मंगानी पड़ी आज। चलो भाई निकल चुके हैं, यहाँ से है 27 मिनट, 19 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट। पैराग्वे को करते हैं भाई बाय बाय। काफ़ी महंगा पड़ गया और कुछ था भी नहीं ऐसा कुछ खास देश में। और आज ये टैक्सी भी बहुत महंगी पड़ी है भाई, 64,000 गुरानी की आई है, लगभग $8। भाई ये वाला जो सामने ब्रिज है ना, ये यहाँ से अर्जेंटीना जाता है, यहाँ से रिवर क्रॉस करके अर्जेंटीना। दिस ब्रिज गो अर्जेंटीना राइट? अर्जेंटीना अंकल कुछ नहीं आ रहा समझ में। हाँ जो सामने रिवर देख रहे हो वो अर्जेंटीना जाएगा, यहाँ से चढ़ जाओगे पहुँच जाओगे। कौन तो किलोमीटर अर्जेंटीना? 30 किलोमीटर अर्जेंटीना। ओके 3 किलोमीटर है भाई यहाँ से ब्रिज इतना लंबा लग रहा है, 1.5-2 किलोमीटर का। भाई ये पहुंच गए हम इनके एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल। और ये थोड़ा ना एयरपोर्ट कम स्पेसशिप सा थोड़ा ज़्यादा लगता है दूर से देखो तो। और देख लो कितनी गाड़ियाँ खड़ी है, 4 गाड़ी हैं भाई, बस 4 फ्लाइट जाते दिन में। सिल्वियो पेतेरोसी नाम है। चलो भाई अंदर चलते हैं। भाई आज हमारी फ़्लाइट है लटम एयरलाइन से, लैटिन अमेरिकन एयरलाइंस हो गया इसका नाम। पहले यहाँ से सन पाउलो से बेलेम। भाई यहाँ पे देखो, मैंने संडी भाई को कहा था कि एयरपोर्ट पे मैग्नेट वगैरह मिल जाएंगे, और सेम मैग्नेट यहाँ पे मिलने लग रहे हैं देखो। पर यहाँ पे काफ़ी महंगे होंगे, ये बात अलग है। छोटी सी शॉप है यहाँ पे भी, मतलब मैग्नेट्स वगैरह के लिए। तो हो गया अपना इमिग्रेशन यहाँ पे ही था। अब चलते हैं आगे। भाई ये इनका एयरपोर्ट है, 6 गेट हैं बस इस पूरे एयरपोर्ट पे, और मतलब खाली पड़ा रहता है। ये फ़्लाइट जाते ही खाली हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इनकी पूरे दिन में देखो अब कितनी फ़्लाइट जा रही हैं, पूरी कंट्री से कितनी फ़्लाइट जा रही है, 1 2 3 4 5 6, पूरे 11 बजे से लेकर 7 बजे तक का शेड्यूल है इनका ये। भाई मेरे पास इनकी करेंसी के 19,000 गुआरानी बच गए थे,
मतलब कलेक्शन के बाद, कलेक्शन भी करी है मैंने 20 से 1000 गुआरानी की, तो कुछ ले लेते हैं इसमें से, वरना ये किसी काम के नहीं होंगे। 10,000 का नोट डाला, क्रेडिट आ गया 10,000। हम लेते हैं A53। पहले ले लेते हैं पानी। पानी आ गया, सिक्के भी मिल गए भाई। इस वेंडिंग मशीन में ना काफ़ी कुछ आ गया यार। और एयरपोर्ट के हिसाब से एक पानी की बोतल ले ली, एक ये मिनट मेड सा ले लिया, और एक ये चिप्स का पैकेट भी ले लिया, और 18,000 खर्च हुए। ये मान लो $2.5 भी नहीं हुए यार। $2.3 में 3 चीज़ें आ गई। तो इनकी तो वेंडिंग मशीन ही बहुत सस्ती है। ये देश मेरे को काफ़ी सस्ता लगा, पर कुछ करने को ही नहीं है। वो हमारी फ़्लाइट है LA 1307 sao पाउलो। भाई आज मेरे को ना पहली बार बंदे मिले हैं जो डोंकी मार रहे हैं। मेरे पीछे 3 बंदे देख रहे हो, उनको बोर्डिंग पास नहीं मिला, और मेरे को पता नहीं किस हिसाब से वो जाने लग रहे हैं। हमारी वाली फ़्लाइट में ही हैं। हमने थोड़ी सी बात करी थी उनसे 1 मिनट, तो उन्होंने बता भी दिया कि डोंकी मारने लग रहे हैं अमेरिका की, और हमको पता नहीं है कैसे जा रहे हैं। और उनका बोर्डिंग पास भी रोक रखा है अभी तक। चलो भाई, हो गई अपनी बोर्डिंग, और वो तीनों बंदे पता नहीं भाई कहाँ जा रहे हैं। उनको मिल गया बोर्डिंग पास। चलो आगे की जर्नी उनकी सफल रहे भाई, पहुँच जाए अमेरिका। मैं तो कहूँगा दिक्कत ना हो जाए। तो चलते हम लटम एयरवेज में। पहली बार जा रहा हूँ मैं लटम एयरलाइंस में, देखते हैं कैसी कैसे सेवा होती है। भाई आजकल ना 3 तरह की टिकट होने लग गई। पहली टिकट होगी सबसे सस्ती, जिसमें आपको मिलेगा कि आप पैर के नीचे बैग रखो, ठीक है। दूसरी टिकट होगी कि एक बैग आपको पैर के नीचे अलाउड है, और एक आप ऊपर रख सकते हो, ठीक है। ये होगी दूसरी टाइप की टिकट। तीसरी टाइप की टिकट है भाई कि एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, और एक चेक इन कर लो। पहले होती थी भाई 2 ही टाइप की टिकट की सिर्फ। पहले तो एक ही टाइप की होती थी जिसमें सब कुछ इंक्लूड था। फिर एरोप्लेन से सोचा ऊपर भरो, फिर एरोप्लेन से सोचा यहाँ भी भरो, इसके अलग से पैसे लो। तो संटी भाई ने जो टिकट लिया वो सिर्फ उन्होंने लिया कि नीचे रख सकते हैं बैग, पर इतना कोई चेक नहीं करता। मेरे को 2 बैग लाने थे, तो मैंने $10 एक्स्ट्रा दिए ऊपर रखने के बैग। मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई मैंने पैसे एक्स्ट्रा दे रखे, तो मेरा ऊपर ही रखो। फिर भी मेरा एक बैग वो बोल लेंगे कि एक आपको नीचे ही रखना पड़ेगा। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आंटी जी बड़ी परेशान हो गई, कह रही हैं कि भाई मैं इस बैग को गोदी में थोड़ी रखूँगी, पर है स्पेस। अभी आंटी जी का रख देंगे वहाँ पे मेरे हिसाब से। स्पेशल गाड़ी आई है आज। इन्होंने ना पैराग्वे से भी कोई कीमती सामान चढ़ाया था, और यहाँ पे भी कीमती सामान पहले उतार रहे हैं। वो वाली गाड़ी होती है जिसमें नॉर्मल बैग जाते हैं। ये कुछ ना इन्होंने बिल्कुल बुलेट प्रूफ से ट्रक आया है, पुलिस वाले आए हैं सामान उतारने। तो देखो ये कुछ ना इन्होंने पता नहीं क्या, देखो सारे सील्ड हैं बैग्स। इनका जब उतर जाएगा फिर नॉर्मल लोगों का सामान उतरेगा। मतलब उतर गया इनका सामान। मैं भी सोच रहा यार ऐसा कौन सा ट्रक है जिसमें पुलिस वाले चीज़ें लेने आ रहे हैं और बिल्कुल बुलेट प्रूफ। मैंने कहा यार बड़ा सही है इनका सामान उतारने का। फिर मैंने नोटिस करा बिल्कुल सेम ट्रक है, देखो सब कुछ सील होके जाएगा अब इसमें। भाई यहाँ लैंड हो गए सान पाउलो में, और अब हमको इमिग्रेशन क्लियर करना है। मेरी अब होगी 5वीं एंट्री ब्राज़ील में। 5वीं एंट्री ब्राज़ील में कराते हैं, और फिर चलते हैं चेक इन पे दोबारा। मेरा इमिग्रेशन हो गया। मेरे आगे 3 इंडियन थे जो मैंने आपको बताया था, डोंकी वाले थे। तो संटी भाई का भी हो ही रहा है इमिग्रेशन। उनसे पता नहीं इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, मेरे से नहीं पूछा कुछ भी सवाल। तो मेरे से कहता वीज़ा आपके पास, क्योंकि वो तीनों इंडियन पहले गए हुए थे और तीनों के पास वीज़ा नहीं था। मेरे को नहीं पता उनको पैराग्वे से कैसे बोर्डिंग पास दे दिया, ठीक है। तो फिर भाई वो तीनों बंदे ना किसी बात का भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। एक दूसरे को कह रहे थे कि चुप रहना, चुप रहियो, कुछ मत बोलियो। और बंदे कह रहे थे तीसरे वाले से कुछ नहीं बोलना, और ये बोलना है आई वांट असाइलम। ऐसे बोल रहे थे कि असाइलम चाहिए हमको, और यही बोलना है बस। उन तीनों के पासपोर्ट लेके चला गया। और उस बंदे ने मेरे से पता है क्यों सवाल पूछा कि भाई तेरे पास वीज़ा है, क्योंकि उन तीनों के बाद मैं गया था। और तीसरी वो उसकी इमिग्रेशन वाली उसको बता रही थी कि इंडिया से आ रखे हैं, इनके पास कोई वीज़ा वगैरह नहीं है। तो दूसरे वाला भी इमिग्रेशन वाला बता रहा था, तो इसलिए मेरे से पूछ लिया। मैंने कहा मेरे पास तो है भाई। उसने देखा मैं तो कई बार ब्राज़ील आ चुका पहले, तो मेरे पे स्टैम्प मारी, मैं चला गया। तो भाई पहली बार हुआ है कि मैं किसी डोंकी बंदे को मैंने
ज़िंदगी में देखा है कि भाई ये डोंकी मारने जा रहा है। मेरे को नहीं पता किस रूट से जाने लग रहे हैं वो लोग, और ज़्यादा बात भी नहीं हुई। वो हमारी तरफ देख रहे थे, थोड़ी बात भी करना चाहते थे। वेट करते हैं यहाँ पे उनका थोड़ी देर, 3-1 घंटे बाद फ़्लाइट है हमारी। पूछेंगे क्या हुआ तुम्हारे साथ, कैसे क्या है, पता नहीं यार। अरे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी जब पैराग्वे से मैं आया ना, मेरा ब्राज़ील का वीज़ा चेक नहीं करा। ब्राज़ील से मैं पैराग्वे गया ना, वहाँ पे बोआ विस्टा में खुद चेक करा दिया मैंने वीज़ा, वरना वहाँ पे भी कोई नहीं देखता, क्योंकि मेरे पास बोर्डिंग पास ऑलरेडी था। पता नहीं यार साउथ अमेरिका में क्या सिस्टम चलता है। मेरा ब्राज़ील का वीज़ा उन्होंने देखा ही नहीं पैराग्वे एयरपोर्ट पे, और उन लोगों को कैसे पकड़ रखा था मेरे को कुछ नहीं पता, क्योंकि पता नहीं क्या है। चलो तो भाई संटी भाई बता रहे हो, संटी भाई उनके साथ वाले काउंटर पे ही खड़े थे बिल्कुल, तो कह रहे उसका पासपोर्ट ऐसे पलट रहे थे ना, एक ठप्पा नहीं लगा हुआ था। तो मैंने कहा यार हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो बोलीविया से आए हों, क्योंकि पैराग्वे इतनी इजीली वीज़ा देता नहीं। अरे मेरे को नहीं दिया भाई पैराग्वे ने वीज़ा, 45 दिन बाद मिनिस्ट्री से अप्रूवल होकर आता है। तो बोलीविया से पैराग्वे की डोंकी मारी उन लोगों ने, मतलब बोलीविया से डोंकी मारनी स्टार्ट करी होगी, और सेटिंग वेटिंग करके बोलीविया पहुंचा जा सकता है। मैंने भी काफ़ी लोगों से सुना है। तो बोलीविया से आए होंगे डोंकी मार के पैराग्वे, तभी उनको बोर्डिंग पास अंदर आके मिला था, सिक्योरिटी के बाद पैराग्वे में। अब पैराग्वे में कोई इनका स्टेटस हो गया होगा, अब इन्होंने कहा हमको ब्राज़ील जाना है, पता नहीं। पर यार एयरलाइन अलाउ कैसे कर देती है यार एयरलाइन। मैं लैंड बॉर्डर से तो मानता हूँ, कई बार तो वीज़ा होता है तब मेरे साथ दिक्कत कर देते हैं, उनके पास ना वीज़ा ना लीगल स्टेटस उस कंट्री में, और एयरलाइन ने झट देसी ने बोर्डिंग पास दे दिया। पता नहीं यार मेरी किस्मत ज़्यादा ख़राब है या फिर इन लोगों की ज़्यादा अच्छी है जो डोंकी मारते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ जो इलीगल काम कर रहा है ना, उसके लिए हर चीज़ ईजी हो जाती है। जो बेचारा भोला आदमी होता है ना, उसके लिए दुनिया बहुत मुश्किल बनाती है चीज़ों को। ये बात तो बिल्कुल सच है भाई। पीछे 3 इंडियन बंदे और मिले जो डोंकी मार के आए हैं यहाँ पे ब्राज़ील में, और हमने उससे बात भी करी उनसे। अभी हम बात ही कर रहे थे, मैं थोड़ी वीडियो बनाई थी पर मैं सारी ब्लर कर दूंगा, मैं नहीं चाहता भाई किसी की प्राइवेसी को वो हो। तो भाई वो ब्राज़ील आ गए थे वीज़ा लेके, यहाँ इन्होंने असाइलम ले लिया। अब यहाँ से वही पूरा पनामा जंगल पार करके जाएंगे भाई। हमने बोल दिया भाई कि ध्यान से जाना, देखो अब तुमने रिस्क तो ले ही लिया है, ध्यान से जाना, उम्मीद करो कि ज़िंदा पहुँच जाओ वहाँ तक। पर यार ऐसे थे ये बंदे कि इनको कुछ भी नहीं पता था। हमने कहा अब कहाँ जाओगे, कहते भाई हमको तो जो एजेंट कह देता है हम वो करते हैं। पता नहीं यार कैसे पहुँचेंगे। चलो चलते हैं भाई अपनी कनेक्शन फ़्लाइट में। थोड़ा हमारे पास टाइम था तो उनसे बातचीत कर ली हमने। क्या हो गया यार इनके साथ, मैं तो हैरान हूँ यार देख के कि मतलब एक बंदा तो बोल रहा है उनमें से कि भाई जहाँ डोंकर बोलेगा, जहाँ जो फ़ोटो दिखा देगा 21 बंदे के साथ जाना है, जिस टैक्सी में बैठना है हम तो उसमें बैठ के चले जाएंगे। यार एटलीस्ट मैप तो पता हो कि तुम कहाँ जाने लग रहे हो। संटी भाई बोल रहे हैं कि भाई मैं तो यूएस का सिटीज़न हूँ, मेरे पास पासपोर्ट है। कहते हैं अच्छा पीआर हो गए तुम, पीआर हो गए। तो संटी भाई बोल रहे भाई पीआर से भी ऊपर हूँ, मैं सिटीज़न हूँ यहाँ का। तो कह रहा अच्छा वो कार्ड होगा ना आपके पास। संटी भाई कह रहे भाई पासपोर्ट है मेरे पास। भाई मतलब ऐसे बंदे आ रखे हैं जिनको पीआर कार्ड में और पासपोर्ट में तक अंतर नहीं पता यार मतलब बिल्कुल ही क्या बोलूँ मैं, बताओ यार क्या बताऊँ, छोड़ो भाई। एक बात सोचो आप, जिन बंदों को पासपोर्ट और पीआर में अंतर नहीं पता, उनकी एजुकेशन लेवल क्या होगा, उनको कि इन्होंने बहलाया फुसला के यहाँ पे अमेरिका भेज रहे हैं। जिनको यार पासपोर्ट और पीआर में अंतर नहीं पता, उनके साथ क्या होगा, मतलब सिटीजनशिप और परमानेंट रेजिडेंस में अंतर नहीं पता, तो वो मतलब देख लो आप उनका एजुकेशन लेवल क्या होगा और उनको कैसे बहला फुसला के यहाँ पे भेजा होगा। मेरे को तो बिल्कुल दया सी आ गई, मेरा तो मन कर रहा था जाओ यार अपने परिवार के पास वापस चले जाओ, पर मैं ये बोल नहीं सकता था क्योंकि ये बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं। मैंने उम्मीद तोड़ी नहीं, मैंने कह दिया यार गुड लक, पहुँच जाना वहाँ पे जिंदा। तो एक तो बिल्कुल भाई चिल था, बिल्कुल इतना ब्रेन वॉश कर रखा था। एक भाई तो बिल्कुल चिल था, पता है क्या बोला, अरे अब तो सब क्रॉस कर जाते हैं पनामा का जंगल ये वो। अरे भाई सांप तो वहीं पे हैं, सांप तो काट ही सकता है किसी को। मैंने कहा भाई फिर भी ध्यान से जाना, पर यार इतना ब्रेन वॉश हो चुके हैं ना लोग, क्या बोलूँ यार। मेरा तो मतलब दिल टूट गया, मतलब इतने सारे लोग देख के कि सारे पनामा के जंगल में जाएंगे, और काफ़ी सारे लोग यार बोलते हुए बुरा लगता है कि उनकी डेथ हो जाती है। क्या बोलूँ भाई। साओ पाउलो ना साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी सिटी है साउथ अमेरिका में, और यहाँ फ़्लाइटें देखो कितनी चलती हैं, 22:40, 22:40, 22:40, 22:40, 22:40, 22:45, 22:50, 22:50, इतनी फ़्लाइटें चलती है हर 5-5 मिनट में, 4-4, 5-5 फ़्लाइट, डोमेस्टिक इंटरनेशनल सारी। चलो अब हमको जाना है टर्मिनल 2 पे। तो भाई अभी थोड़ा टाइम था फ़्लाइट में, अब जाके फ़्लाइट 2 बजे रात को लैंड होएगी, तो हमने KFC में खा लिया। अब जाते ही हम एयरपोर्ट से देखेंगे कोई होटल वगैरह लेंगे और उसमें सो जाएंगे, क्योंकि हमारी अगली फ़्लाइट मैंने बताया था ना आपको 12 घंटे बाद है। कनेक्शन ही नहीं है सूरीनाम के कहीं पे। भाई बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है यार, 1 घंटे वाली ट्रांजिट फ़्लाइट भी थी, अच्छा हुआ वो नहीं ली, चलते चलते हो लिया यार हमको आधा घंटा।
पहले टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 मतलब पहुंच ही नहीं सकता बंदा यार, कम से कम 15 मिनट की तो वॉकिंग है। फिर इतनी लंबी सिक्योरिटी की लाइन, अब 250 गेट नंबर तक है, मतलब 50 गेट नंबर इस तरफ है, उस तरफ भी थे 50 से गेट। ओ भाई बहुत ही खतरनाक एयरपोर्ट है यार ये। और सन पाउलो में 3 एयरपोर्ट हैं यार, ये सबसे बड़े वाला है। भाई क्या एयरपोर्ट है यार, मैं तो पहली बार आया हूँ। तीसरा चौथा स्टारबक्स है ये, क्या हो गया? अरे 224 नंबर गेट यहीं है, अपने फ़ोन में बात कर लो। ये संटी भाई मेरे को सिखाएंगे अब लोग संटी भाई के सपोर्ट में कमेंट करेंगे, बेचारे को तू ऐसे करता है वैसे करता है। देखो संटी भाई वो रहा 224। चलो भाई अपनी फ़्लाइट की बोर्डिंग हो चुकी चालू। अच्छा 22:25 की है फ़्लाइट, ओहो हमको लगा 10 बजे की है ही 10:25 की, हमको लगा लेट बोर्डिंग है, और सही टाइम पे चलाई है। भाई ये पहली बार देखा, आधे बंदों को यहाँ उतार दिया, आधे बंदों को इसमें से भेज दिया ऊपर। अब संटी भाई इसमें से चले गए। ये पहुँच गए भाई हम बेलम के एयरपोर्ट पे। रात के बज रहे हैं 2। कल हमारी फ़्लाइट है दोपहर के 12:30 बजे। तो हमारे पास अभी लगभग ये मान लो 11-12 घंटे हैं। सोच रहे हैं क्या करें। ओह सही एयरपोर्ट है यार, अभी भी रात के 2 बजे भी काफ़ी बिजी है। भाई यहाँ पे हमने फाइनली एक होटल ढूंढ लिया, उससे बात करी तो वो बोला कि 120 रियाल्स लूँगा मैं। थैंक यू। तो 120 का मतलब हो गया लगभग $20 के करीब। तो हमने कहा ठीक है, पर यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, उसका 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो है तो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास, पर घूम के पूरा 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे कोई ऊबर वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा राइड। 5 किलोमीटर का ऊबर में आने लग रहा है $3 से भी कम। तो महंगी वाली ऊबर करी, फिर एक बंदे ने एक्सेप्ट करे, वो भी बड़ी मुश्किल से। चलो देखते हैं, वो आ ही रहा है, कह रहा है आने लग रहा हूँ मैं। भाई रात को भी चहल पहल है यार इस एयरपोर्ट पे, सही है मतलब एयरपोर्ट। आ गया भाई, काफ़ी सवाल जवाब करे इसने मेरे से कि आपका कहाँ है, ये है वो है। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, जो GPS पे डाल रखा वहाँ ले चल। भाई मुश्किलों पहुँचे हैं 5 किलोमीटर आधे घंटे में रात को। पता नहीं क्या ही हुआ यार। भाई पता नहीं कैसे टैक्सी वाले ने पहुंचाया हमको। पहले तो एयरपोर्ट से अलग रास्ता ले लिया, फिर कहते ये भी बंद था, फिर ये भी बंद है, अब ये भी बंद है। 3-4 रास्ते बंद बता दिए। 23 की टैक्सी, वो भी महंगी वाली कराई थी, महंगी वाली 23 की थी, 43 कट गए। वो मैं अभी रिपोर्ट नहीं करूंगा, मैं सुबह करूंगा, कहीं वापस ना आ जाए टैक्सी वाला हमको पीटने। यहाँ पे अट्टा कट्टा सा था। फिर यहाँ पे आते ये कमरे वाला मुकर गया। हमने 120 में बात करी थी व्हाट्सएप पे इससे आधे घंटे पहले, कहता 150 दो यहाँ पे, कहता मैं जागा हूँ तुम्हारे लिए 15 मिनट। अरे तो बोल देता भाई, नहीं जागना तेरे को तो नहीं आते फिर यहाँ पे। वैसे खैर फर्क कुछ नहीं पड़ रहा $5 में, पर वही है सब लोग ही मुकर जाते हैं। जब मतलब वही है ना, हम मजबूर थे, अभी दिन में आए होते तो हम चले जाते हैं, हम कहते नहीं। तो फिर अभी हम मजबूर थे, इसको पता है, तो इसने भी लपेट दिया। चलो कोई नहीं, अब सुबह फ्लाइट है, सुबह मिलते हैं आपसे। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का नए दिन में। और अब हमारी फ्लाइट है यहाँ से तीसरी, बेलम से सूरीनाम की कैपिटल पारामारिबो। अब टैक्सी वाले का देखेंगे हम। ये वाला जो टैक्सी वाला आ रहा है ना, ये छोटे वाले रास्ते से आने लग रहा है, और उसने कल पूरा घुमा दिया हमको। चलो कोई नहीं, रेस्ट हो गया। आ गया भाई टैक्सी वाला, शायद वही है, ब्लैक कलर की गाड़ी में। लो भाई ये पहुंच गए एयरपोर्ट। बंदे ने कुल मिला के 9 से 10 मिनट में पहुंचा दिया। चेक इन करते हैं। ये वाला चेक इन मेरा ऑनलाइन हो नहीं पाया, बोले डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, क्योंकि सूरीनाम का वीज़ा चाहिए इंडियंस को। भाई गोल एयरलाइन है दोबारा, जो मेरा बैग भुलाई थी ब्राज़ील में, पारामारिबो जाएगी है। पर भाई लाइन इतनी लंबी और चल नहीं रही यार लाइन। 40 मिनट बचे हैं यार, कर लो यार जल्दी, देखना कितने लोग हैं। भाई चेक इन होने में बहुत ही टाइम लग गया, 1 घंटा बचा है बस फ्लाइट छोड़ने में। और यहाँ पे येलो फीवर पूछ लिया। भाई मैं ब्राज़ील घुमाया, मैं अर्जेंटीना घुमाया, मैं चिल्ले घुमाया, मैं कोलंबिया घुमाया, मैं पैनामा घुमाया, मैं सारा सेंट्रल अमेरिका घुमाया, मैं ब्राज़ील घुमाया, ठीक है, बोलीविया घुमाया। मैं कहीं पे भी येलो फीवर कभी नहीं पूछा। वीज़ा से पूछ लेते हैं वैसे ही बस फॉर्मेलिटी के तौर पे, पर चेक इन काउंटर पे पहली बार मेरे से येलो फीवर पूछा। और अच्छा वो मेरे पास ऐसे वाला येलो फीवर है पन्ने पे, आप हो गई ये कैसा है, ये ब्राज़ील वालों ने दे रखा है।
तो ये मुकर भी नहीं सकते कि भाई ये नहीं है वो नहीं है। कोई और देश तो मुकर ही सकता है कि भाई ये कैसे येलो फीवर है, भाई ये तो ब्राज़ील वालों ने दे रखा है। चलो चलते हैं। भाई संटी भाई बिना इमिग्रेशन के दूसरी तरफ बैठे हैं। यहाँ पे इन्होंने डिवाइड कर रखा है, ये सिर्फ इंटरनेशनल का है, ये डोमेस्टिक का है। भाई बात पता है क्या हुई थी, संटी भाई का बोर्डिंग पास निकल गया ऑटोमेटिक मशीनों से, उसमें लिखा आ गया गेट 7, ठीक है। मेरा बोर्डिंग पास नहीं निकला ऑटोमेटिक मशीनों से, क्योंकि मेरे पास है इंडियन पासपोर्ट भाई। तो मैं चेक इन करने गया तो वहाँ पे गेट 8 आया, और भाई 7 तक तो डोमेस्टिक है। पता नहीं उनका प्रिंट कैसे हो गया बोर्डिंग पास, और 7 दिखा कैसे सकता है जब यहाँ पे तो बैरियर लगा रखा है। तो उनका इमिग्रेशन भी नहीं हुआ। उनको ध्यान आना चाहिए था यार कि इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो ब्राज़ील एग्जिट करोगे तो इमिग्रेशन होएगा। पर मेरे को पता है उनको ध्यान क्यों नहीं आया, क्योंकि अमेरिका में ऐसे ही होता है। अमेरिका में जब आप मतलब कहीं की भी फ़्लाइट लोगे ना इंटरनेशनल, अमेरिका एग्जिट कर रहे हो, अमेरिका में इमिग्रेशन नहीं होता, आप सीधा बोर्डिंग गेट पे पहुंच जाते हो सिक्योरिटी के बाद। तो उनको आदत थी अमेरिका वाली, उनको लगा, वो कह रहे इमिग्रेशन क्यों होएगा। मैंने कहा भाई ये ब्राज़ील है, अमेरिका नहीं है, इमिग्रेशन करा के आओ अपना फटाफट। तो वो भागे भागे जा रहे हैं। खैर है टाइम अभी, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन इतनी लंबी नहीं है, एक ही फ़्लाइट जा रही है क्योंकि यहाँ से। भाई ये फॉर्म दिया है इन्होंने मेरे को काउंटर पे खड़े खड़े कस्टम्स का, ऊपर मैंने डिटेल भर दी अपनी। और भाई इसमें ना डच में लिखा है, क्योंकि सूरीनाम में ना डच लैंग्वेज बोलते हैं लोग। सोचो भाई क्या ही चल रहा है, डच बोलते हैं सूरीनाम में, हिंदी भी बोलते हैं, वो मैं सब बाद में बात करूँगा, पर डच में लिखा है फॉर्म, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज डच है। चलो भाई हो गई अपनी बोर्डिंग भी स्टार्ट, चलते हैं। भाई ये उतर गया सूरीनाम के एयरपोर्ट पे, और सामने देखो KLM का कितना बड़ा जहाज आ रखा है, और हमारे वाला कितना छोटा है, क्योंकि ये आया है सीधा वहाँ से नीदरलैंड से। और ये लोग डच बोलते हैं, डच कॉलोनी था पहले सूरीनाम, इसलिए KLM का जहाज आ रखा है भाई यहाँ पे। मैं इन सब लोगों ना क्रॉस कर देता हूँ ताकि जल्दी इमिग्रेशन हो जाए मेरा, फटाफट चलता हूँ। ये आ गया भाई JA पेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेलकम टू सूरीनाम। भाई लाइन देखो, और भाई बिल्कुल सेंस नहीं यार, यहाँ पे लोगों में एकदम से सेंस खत्म हो गई। यहाँ पे आते ही हम लाइन में खड़े थे, सारों ने वहाँ देखो झुंड बना के खड़े हो गए, लाइन तोड़ तोड़ के आगे जाएंगे। भाई सुबह से कुछ नहीं खा के चल रखे, क्योंकि आपको पता है सूरीनाम की लगभग 30% पॉपुलेशन हिंदुस्तानी है। मतलब अगर आप विकिपीडिया भी पढ़ोगे ना तो वहाँ पे भी लिखा है हिंदुस्तानी। उसमें से 25% लोग रिलीजियस हैं जो कि हिंदुज़म को फॉलो करते हैं पूरे देश में, और उसमें से भी 17% लोग अपने आप को कहते हैं कि हम सनातनी धर्म को फॉलो करते हैं। तो हमने सोचा भाई इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, जाते ही खाएंगे गोलगप्पे ये वो छोले भटूरे। तो भाई यहाँ पे लाइन ही इतनी लंबी, 1 घंटा हो चुका प्लेन को लैंड हुए हुए। अभी भी देखो मेरे पीछे लाइन है, और कितनी लंबी है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आगे तक बहुत ही लंबी लाइन है भाई। हम ये देख रहे हैं कि कोई और प्लेन अगर लैंड हो जाता है तो उसके पैसेंजर अगर आने लगे तो लाइन में लग जाएंगे, वरना हम बैठे रहेंगे आखिरी तक। शायद आ रहा है भाई एक और प्लेन, ये जो KLM वाला लैंड हुआ है ना, इसकी वजह से सारी दिक्कत हुई है, क्योंकि हमारा प्लेन तो ये मान लो 50% ही भरा था, 50% खाली आया है बिल्कुल। KLM वाले में काफ़ी ज़्यादा बंदे होंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे भीड़ लग गई। भाई ये देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, मोस्ट फॉरेस्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज कह रहे हैं कि हमारे देश में है। अरे तो एयरपोर्ट इतना दूर क्यों बना दिया, एयरपोर्ट 60 किलोमीटर दूर है सिटी से, खाली पड़ा है देश भाई, पास में बना देते शहर के। 60 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट सिटी सेंटर से। यहाँ भाई लिखा है 93%, और फिर मैंने चेक करा ऑनलाइन तो इनका देश 93% इनके देश में जंगल है, 7% पे लोग रहते हैं। भाई यहाँ पे पूरी बेइज्जती करी हमारी, अभी मैं सारी रिपोर्ट करूँगा, रुक जाओगी। भाई इतना भ्रष्ट देश मैंने नहीं देखा, पता है। मैंने कहा अमेरिका की टिकट करा देता हूँ, ये मेरा अमेरिका का वीज़ा रहा, तुमको ज़्यादा ही चुल हो रही है क्यों आने लगी। वो जानबूझ के चिढ़ गया, क्योंकि और लोगों से तो वो ले रहा है पैसे, और मैं नहीं दूंगा उसको पैसे। जितने इंडियन आ रखे सबकी सेटिंग है, सबके नाम पहले से पर्ची पे लिखे हैं,
और पासपोर्ट नंबर मैच कर रहा, मेरा उसको मिला नहीं। भाई 3 घंटे बाद एयरपोर्ट से निकले हम, बताऊंगा आपको भी, एक बार बाहर निकल जाओ। भाई ये एक ATM की मशीन है, एक देश में चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं, पर पैसे निकलवा लेते हैं थोड़े से पहले। क्या कर दिया भाई, मेरा कार्ड खा गए ये, इन्होंने तो मेरे खिलाफ पूरी साजिश कर रखी है आज। तो भाई अब आ गए हम एयरपोर्ट के बाहर, और इतना भ्रष्ट एयरपोर्ट भाई, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि सूरीनाम वाले इतने करप्ट होंगे भाई। खतरनाक ही मामला था यहाँ पे। तो भाई मैंने करा ई-वीज़ा चाहिए होता है इंडियंस को, मैंने सारे डॉक्यूमेंट डाल के ई-वीज़ा मेरा अप्रूव हो के आ गया। ऐसे नहीं है कि तुरंत अप्रूव हो के आ जाता है, 3-4 दिन बाद आता है। उन्होंने मेरे से एक चीज़ और मांगी थी, फिर मैंने वो अपलोड करी थी, फिर जाके अप्रूव हो के आया था। $78 का वीज़ा है, कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम से ही अप्रूव हो के वीज़ा आ जाता है, ठीक है। भाई मैंने वीज़ा ले लिया, मैं फ़्लाइट से आया, गुयाना से मेरी एग्ज़िट की फ़्लाइट भी अमेरिका की, ठीक है। हालांकि मेरे पास गुयाना वीज़ा नहीं था। उस बंदे ने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, पता है। लाइन में हमको 2 घंटे हो गए खड़े हुए, कम से कम 2 से ढाई घंटे हो गए थे, हम सबसे आगे पहुंच गए थे। एक बंदा आया, आप इंडियन हो, आप इंडियन हो, संटी भाई और मैं थे। तो भाई हमको ले गया पीछे, ठीक है। तो पीछे ले जाने के बाद उसने क्या करा, 2 इंडियन और आ रखे थे, दोनों हरियाणा से थे, सीधा वो आ रखे थे नीदरलैंड से, हमारी फ़्लाइट थी ब्राज़ील से, ठीक है। तो वो बंदा कहता तू ब्राज़ील से आया, मैंने कहा हाँ। तो कहता 3 चीज़ बोली उसने, उसको पता था मेरे पास नहीं होंगी वो तीनों चीज़, 3 में से एक चीज़ नहीं होगी। कहता वीज़ा, पासपोर्ट और ऑथराइजेशन लेटर, लेटर ऑफ लैंडिंग दिखाओ, कुछ ऐसा बोला उसने, ऑथराइजेशन लेटर। मैंने ई-वीज़ा दिखाया, मैंने पासपोर्ट दिखाया। कहता लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, मैंने कहा आई डोंट हैव दैट। पता है ई-वीज़ा ऐसे फिर क्या, व्हाट इज़ दैट, यू डोंट हैव फुल डॉक्यूमेंट्स। मैंने कहा आई टेक ई-वीज़ा, वाई इज़ ई-वीज़ा, इफ़ आई हैव लैंडिंग अथॉरिटी आई डोंट नीड ई-वीज़ा। तो ई-वीज़ा इसलिए तो लिया है भाई मैंने तुम्हारे देश में आने के लिए। अब ई-वीज़ा के आगे एक अथॉरिटी लेटर और लूँ मैं, यहाँ के प्रधानमंत्री से लूँ क्या यहाँ पे लेटर में है। फिर भाई ये करने के बाद उन एक पर्चा लेके आ रखा था वो, जिसमें ना लोगों के नाम लिखे हुए थे, 4-5 लोगों के नाम थे और सारे इंडियन थे उसमें, ठीक है। मेरा नाम मिला है उसने, उसको मेरा नाम नहीं मिला उस पर्चे में, ठीक है। फिर भाई उन दोनों लड़कों का नाम मिला, उन दोनों लड़कों का नाम था। फिर उनके मैं भाई उस पर चिल्ला दिया, मैंने कहा क्या ड्रामा है ये सब, क्या है ये, मेरे पास गुयाना से फ़्लाइट है, वहाँ की है, मैं लैंड बॉर्डर से जाऊँगा। कहता ओ लैंड बॉर्डर से जाएगा, जैसे पता नहीं क्या हो गया, दुनिया जाती है लैंड बॉर्डर से, सारे गोरे जाते हैं, ठीक है। ये सब होने के बाद भाई मैंने कहा देख भाई आप, मैंने उसका नाम पढ़ लिया, भगवान दास था उसका नाम, ठीक है। इंडियन था, हिंदी भी आती थी पर इंग्लिश में बात कर रहा था। मैंने पता क्या बोला, भगवान दास जी यहाँ पे मैं बेइज्जती कराने नहीं आया हुआ हूँ, मैंने ये बोल दिया, मैंने बेइज्जती कराने नहीं आया हुआ हूँ। 2 घंटे से लाइन में खड़ा था, पीछे लेके आ गए और अब यहाँ पे मेरे साथ बदतमीजी चल रही है कि ये ई-वीज़ा नहीं है, ऑथराइजेशन लेटर दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, तुम्हारी फ़्लाइट दिखाओ, ठीक है। ये सब हो गया भाई। फिर मैंने कहा भाई मेरे को डिपोर्ट करना है, तू डिपोर्ट कर दे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी कंट्री में आने का, ऐसा कुछ है नहीं मेरा, मैं सारी कंट्री जा रहा हूँ इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। फिर मैंने उसको पता क्या बोला, तो कहता पता क्या बोला मेरे से कि मेरे को क्या पता तू कहाँ जाने के इरादे से आया। मैंने कहा अमेरिका का कहने का मतलब है ना तुम भी तरस रहे हो ना अमेरिका के वीज़ा के लिए। मैंने उसके मुंह पे मारा, देख ले अमेरिका का वीज़ा मेरा, ठीक है। अमेरिका वीज़ा देख के थोड़ा शांत हो गया। फिर मैंने कहा भाई अगर करना है ना तेरे को डिपोर्ट कर दे, मेरे को डिपोर्ट, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो भाई ऐसे ओ आई हैव अथॉरिटी, मैं तेरे को कर सकता हूँ डिपोर्ट। मैंने पता क्या बोला, अथॉरिटी है तो कर दे। मैंने बोला इफ़ यू हैव अथॉरिटी देन डिपोर्ट मी, आई विल वेट इन द एयरपोर्ट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। संटी भाई वहाँ खड़े थे, संटी भाई कह रहे शांत हो जा। मैंने कहा भाई बेइज्जती कराने थोड़ी ना आया हूँ, 25,000 की फ़्लाइट पैराग्वे से लेके आया, उनका टट्टू सी देश का $80 का वीज़ा ले रखा है मैंने। 25% यहाँ पे लोग हिंदू रहते हैं और हिंदू के साथ ऐसा कर रहे हैं लोग हैं, इंडियंस के साथ, हिंदू छोड़ो इंडियंस के साथ ऐसा कर रहे हैं भाई। फिर उन दोनों बंदों को साइड वाली टेबल पे ले गया वो और संटी भाई को ले गया। संटी भाई ने तो दिखाया मेरे पास तो अमेरिकन पासपोर्ट है, तो वो शांत हो गया बिल्कुल से। संटी भाई बोले कि भाई तूने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी करी है क्योंकि मैं इंडियन दिखता हूँ तो मेरे को भी लाइन से खींच लाया भाई। तो उसको थोड़ा हमने ह्यूमिलेट करा। फिर उन दोनों लड़कों के ना नाम उसके पर्चे पे थे, ठीक है। उन दोनों से इतना आराम से बात कर रहा था ना, इतना आराम से जैसे उसका मामा का लड़का हो, इतनी आराम से बात कर रहा था उन दोनों बंदों से भाई। उन दोनों बंदों से बातचीत करके वो चला गया। फिर वो बंदे दोनों मेरे पास आए, वो कहते भाई हम आपकी वीडियो देखते हैं, आपकी देखते हैं, परमवीर भाई की देखते हैं। तो मैंने कहा हाँ, तो पहचान गए थे मेरे को। तो कहते भाई देखो ऐसा है कि हम तो आए हैं नीदरलैंड से और हमारी है यहाँ पे सेटिंग, हम इमिग्रेशन वालों को ऑलरेडी पैसा पहुँचा चुके हैं, बस वो हमसे यहाँ पे थोड़े और पैसे लेंगे और हमको छोड़ देंगे। भाई जैसे ही मेरे दिमाग में ये बात आई मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ये सूरीनाम वाले पैसे लेने लग रहे हैं यार यहाँ पे। भाई तुम ई-वीज़ा अप्रूव ही क्यों कर रहे हो, जब तुमको पैसे ही चाहिए तो
वो कह रहा कि भाई यहाँ से ना बहुत सारे इंडियन डोंकी मारते हैं, तो तुम ई वीज़ा अप्रूव क्यों करने लग रहे हो भाई? हैं, तुम्हारा ऐसा तो है नहीं कि ई वीज़ा फ्री आया हूँ मैं, वीज़ा लेके आया हूँ, तो तुम ई वीज़ा अप्रूव ही मत करो। ठीक है, फिर वापस आया। मैंने कहा संटी भाई जब तक ये नहीं बुलाएगा ना मेरे को, मैं इसके पास जाऊँगा नहीं। फिर उसने खुद बुलाया मेरे को कि इधर आइए भाई। फिर मैंने भी कहा हाँ ठीक है आ जाता हूँ, कोई नहीं। फिर वो कहता अब मेरे को डॉक्यूमेंट दिखा अपने दोबारा से, पासपोर्ट। टट्टू सा फ़ोन ले रखा है $100 का, और उसमें फ़ोटो खींच रहा है। पासपोर्ट की फ़ोटो भी नहीं आ रही उसमें। पासपोर्ट की फ़ोटो खींची, ई वीज़ा की फ़ोटो खींची, और फिर कहता और तेरे पास डॉक्यूमेंट की कमी है। मैंने कहा डॉक्यूमेंट तो बता भाई कौन सा चाहिए। मैंने 3 बार पूछा। कहता होटल बुकिंग। मैंने कहा ले होटल बुकिंग ले, करा रखी थी मैंने। फिर कहता तू मेरे को टिकट दिखा गुयाना से, और गुयाना जाने के लिए वीज़ा दिखा। मैंने कहा भाई वो तो मैं एम्बेसी में लूँगा यहाँ पे। ये मेरी थोड़ी गलती थी भाई, मेरे को करना पड़ा क्योंकि मेरे पास वीज़ा नहीं था गुयाना का। ठीक है, तो कहता नहीं ऐसे कैसे, अरे तेरे पास गुयाना का डॉक्यूमेंट नहीं। मैंने कहा अब चुप हो जा, मैं यहाँ से करा रहा हूँ, न्यूयॉर्क की फ़्लाइट करा दूँ। पता है क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से तो तू गुयाना की फ़्लाइट ही दिखा मेरे को। मैंने कहा ये क्या मतलब है? तेरे को अपने देश से मतलब होना चाहिए कि मैं तेरे देश से एग्जिट करूँगा, तो इतना मतलब होना चाहिए। पता है वो क्यों मेरे से मांग रहा था गुयाना की? गुयाना की मैं दिखा नहीं पाता, उसको वीज़ा नहीं दिखा पाता। फ़्लाइट दिखा देता तो वीज़ा नहीं दिखा पाता। ठीक है, तो उसको रिश्वत लेने का मौका मिल जाता मेरे से। तो ये सब होने के बाद मैंने कहा भाई फाइनल बता दे, मैं अमेरिका की फ़्लाइट तेरे को दिखाऊं या नहीं दिखाऊं? मेरे पास वीज़ा है अमेरिका का, फ़्लाइट मैं तेरे को दिखा देता हूँ। भाई ये सब के बाद 5-1 मिनट बाद वो बोला ठीक है तो फ़्लाइट दिखा दे। और पता क्या बोला? मेरे पास अथॉरिटी नहीं है तुमको एंट्री देने की। अभी तो तू मेरे को डिनाई कर रहा था, और पता क्या बोला? अथॉरिटी नहीं है मेरे पास तुमको एंट्री देने की। पारामारी बोले तुम्हारी वो आएगी, मैं व्हाट्सएप पे भेजने लग रहा हूँ ना तुम्हारे डॉक्यूमेंट, वो अप्रूव करेंगे। अभी तो तू मेरे को डिपोर्ट कर रहा था ससुरे। तो भाई ये सब होने के बाद मेरे को कमरे में ले गया, कुछ नहीं पूछा मेरे से, स्टैम्प मारी। यूएस की मैंने फ़्लाइट दिखा दी, मैंने कैंसिल भी करा दी। 2 मिनट बाद मैंने कैंसिल भी करा दी, स्टैम्प मारी, और कहता ओके यू आर फ्री टू गो नाउ। मैंने कहा थैंक यू। भाई इतना भ्रष्ट देश है ये। अगर कोई सूरीनाम की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह से वीडियो देख रहा है, क्योंकि भाई ई वीज़ा जो था ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ही गया था मेरा अप्रूव होने। वीएफएस पे जब आप अप्लाई करते हो ना तो अगला स्टेप होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे जाता है वीज़ा, वहाँ से अप्रूव होकर आता है। तो अगर कोई देख रहा है और आपको पता है करप्शन हो रही है तो वेल एंड गुड है भाई। आप लोग भी करप्शन कर रहे हो, ये लोग भी करप्शन कर रहे हैं, थोड़ा आप खा रहे हो थोड़ा ये खा रहे हैं। पर अगर आप लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे करप्शन होने लग रही है, मैंने वीडियो भी बनाई उस इमिग्रेशन ऑफिसर की, भगवान दास नाम था उसका, यहाँ पे काम करता है, सारे इमिग्रेशन ऑफिसर मिले हुए हैं। तो आप इस मामले में जांच कर सकते हो, वरना सारा देश खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को खाते रहो। और मैंने सोच लिया था 1 रुपया नहीं दूंगा इस दूसरे को। मैं यहाँ से भाई चाहे मेरे को वापस भेज दे तू ब्राज़ील में, वापस गुयाना चला जाता, पर यहाँ पैसे नहीं देने थे। संटी भाई को लेके गया था वो कमरे में, और संटी भाई ने आके बताया था। क्या बोल रहा था भाई? जब मैं वो बंदा जब जा रहा था तो मैंने उसको बोला कि भाई इधर आ, हमें बात करनी है तेरे से, और क्या प्रॉब्लम हो रही है तेरे को हम लोगों से। तो उसने बोला कि भाई तुम वो टिकट नहीं दिखा रहे, रिटर्न टिकट दिखाओ तभी एंट्री दूंगा। मैं बोला भाई रिटर्न टिकट है हमारे पास, दिखा देते हैं। तो कह रहा दिखा दो मैं एंट्री दे दूंगा। तो फिर मेरे को कह रहा तू अंदर आ जा। और आप तो गुयाना से टिकट दिखा सकते थे, आपको तो वीज़ा नहीं चाहिए गुयाना का। अरे भाई सुनो, लैंड एंट्री वो कह रहा है कि हम लोग लैंड एंट्री ऐसे नहीं करते। अगर तुम एयरपोर्ट पे आए हो हाँ ना, तो एयरपोर्ट से एग्जिट करो। हाँ तो वो कह रहा है एयरपोर्ट से एग्जिट करो, और कह रहा है ये हमारा रूल है कि आपको टिकट दिखानी पड़ेगी। तो मेरे पास भी टिकट नहीं थी, फिर मैंने तो ऐसे ही करके ना टिकट बुक भी नहीं की, मैंने ऐसे ही दिखा दी उसको। कह रहा है टिकट दिखा दो, मैंने दिखा दी। फिर कमरे में ले गया अंदर, फिर वो वहाँ पे भाई उसने बोला, मैंने बोला कि प्रॉब्लम क्या हो रही है? कह रहा हमारे पास है ना लिस्ट है यहाँ पे कि कुछ इंडियन यहाँ पे आने वाले हैं, तो 4 इंडियन अभी आने वाले थे, तो तुम्हारा नाम क्या है? मैंने नाम बताया। तो कह रहा है कि अच्छा तुम नहीं हो। फिर कह रहा तुम्हारे दोस्त का नाम, कह रहा वो भी नहीं है। फिर कह रहा वो जो 2 बंदे खड़े हुए हैं वो हमारी लिस्ट में है, और 2 बंदे और हमें चाहिए थे। तो वो उनसे पैसे लेने लग रहा था, शायद कुछ डोंकी प्रोसेस के लिए। भाई तो एक बात बताओ, तुम लिस्ट में बंदे जोड़ के बैठ रखे हो कि भाई इस बंदे को हमको पकड़ना है, ठीक है। पहली बात, तुमने ई वीज़ा ही क्यों अप्रूव करा जब तुमको पकड़ना है? तुम ई वीज़ा अप्रूव ना करते तुमको पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये पकड़ना तुम्हारा इसलिए था क्योंकि तुमको खानी थी उनको एयरपोर्ट पे आती रिश्वत, ठीक है। और मैंने दी नहीं, इसलिए मेरे से चिड़ा हुआ बैठा था वो। मेरे को पता है सारा देश ऐसा नहीं होता, पर ये बहुत ही गंदा इंप्रेशन था सूरीनाम का। फर्स्ट इंप्रेशन वेरी बैड। वैसे भी कुछ नहीं है करने को, और 2-4 जो टूरिस्ट आ रहे हैं तुम उनसे रिश्वत खाने लग रहे हो। अंदर कम से कम 15-20 बंदे और थे, अलग अलग देशों के थे, जिनका पासपोर्ट कमज़ोर होगा उनसे वो रिश्वत खाने की फिराक में बैठे हैं। सूरीनाम की गवर्नमेंट को एक्शन लेना है तो लो, नहीं लेना मत लो, तुम्हारा देश बाढ़ में जाए, मेरे को नहीं फर्क पड़ता।
भाई यहाँ पे टैक्सी देखते हैं कितने की मिलेगी। भाई अभी टैक्सी वाला यहाँ पे मांग रहा है $40, वो भी शेयर्ड टैक्सी के। भाई जहाँ जाएगा तेरा टैक्सी कि भाई मतलब 8 जनों को बिठा के लेके जाएगा, $160 में 50 किलोमीटर। इतना तो फ़्लाइट की टिकट नहीं थी हमारी। हम बेलम से यहाँ पे फ़्लाइट में आ गए 4800 रुपये में, और ये 4800 रुपये पारामारी को जाने के मांग रहा है और चिल्ला रहा है कि भाई आ जाओ, थोड़ी देर में जाएंगे, मेरे को पता है लेके जाएगा ये। भाई ये वाली लड़की ना, ये जो लड़कियां जा रही हैं ये सारी हमारी फ़्लाइट में थी, मेरे को याद है क्योंकि मेरे पीछे बैठी हुई थी ये। भाई फ़्लाइट 2 बजे लैंड हुई थी, ये लड़कियां 5:30 बजे बाहर निकली हैं। पता है क्यों? काउंटर 6 थे, 6 पे इमिग्रेशन ऑफिसर भी बैठे थे, पर 6 से 10 बंदे इन्होंने बिठा रखे हैं घूस खाने के लिए। अगर 6 बंदे, अगर 12 बंदे ही बिठा देंगे यार इमिग्रेशन पे, तो ये 3.5 घंटे बाद बाहर ना निकलना पड़े यहाँ पे कस्टमर्स को जो आ रहे हैं, जितने भी फ्लाइट वाले आ रहे हैं। भाई यार बिल्कुल ही लूट मचा रखी है यार यहाँ पे। तो वो टैक्सी वाला भाग गया, हमने $30 आखिरी ऑफर दे दिया था। अब आपको यार $10 $5 पे क्यों रो रहे हो यार? आप एक बात सोचो यार, आप एक शेयर टैक्सी में जा रहे हो, 50 किलोमीटर जा रहे हो, आप क्या भाई उसको 1800 रुपये दोगे क्या? सोचो, आप खुद ही सोचो। भाई यहाँ से थोड़ा पेप्सी और चिप्स वगैरह ले लिए, और मैंने यूरो दिया तो उसकी जगह सूरीनाम के डॉलर मिल गए हैं। भाई ये वही टैक्सी वाला आ गया। भाई ये तो बहामास वाला काम हो रहा है यार। परमवीर और मेरे को भी एक टैक्सी वाला छेड़ के गया था और बोल रहा था तुम गरीब इंडियन हो, ये हो वो हो। ये भी हमको छेड़ के गया अभी। भाई यहीं पे घुमाने लग रहा है उन बंदों को, अभी तक देख लो। और हमको एक आंटी ने बता दिया वहाँ से बस मिलेगी। ये वो है येलो वाला जो अंदर मिला था वो। हाँ अच्छा। अब आप में से कई सारे जो मेरे हेटर्स हैं, जो कि सच में लवर्स होते हैं असली में, वैसे तो हेटर्स होते हैं पर असली में लवर होते हैं, हर वीडियो ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, तो लिखेंगे भाई तू कंजूस है, क्या कर रहा है, $20 नहीं है तेरे पास देने को, ये वो। भाई कल रात को हम बेलम से टैक्सी भी लेके गए, उस टैक्सी वाले को पैसे दिए, आते वक्त ही पैसे दिए, होटल भी लिया 5-6 घंटों के लिए। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चाहे कितना ही महंगा होटल ले लो, $50 का मिल रहा है 50 का ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी हमारे पास टाइम है यार, पैसे उड़ाने नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ पैसे उड़ाने नहीं है, ध्यान से खर्च करो। 6 बजे हैं, टैक्सी लेनी होगी यार यहाँ से, 10 बजे ले लेंगे, तो कुछ और ऑप्शन ढूंढते हैं। तो आंटी हमको मिली, उन्होंने कहा आप रोड पे चले जाओ, मेन जो हाईवे है, और वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। बस का नंबर भी बता दिया और वो सीधा पारामारी को छोड़ेगी आपको। मेरे को पता है यहाँ से काफ़ी दूर है, बस में काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। 1 घंटा तो टैक्सी वाला ही कह रहा था, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई ये आगे हाईवे, पीछे था एयरपोर्ट, और बस भी चलने लग रही हैं। भाई ये बस वाला आ गया, इसको देखते हैं कितने में टरकाएंगे हम। भाई ये भाई मिल गए थे, ये एयरपोर्ट से ही आ रहे थे, तो इन्होंने हमको $25 में हम दोनों को ले गए। जैसे ये है। हाँ I have this car try only when the people call for a reason. ये लोकल बस थी भाई। मेरे को एक बंदा मिला था बोआ विस्टा में, जब मैं था तो वो सूरीनाम गुयाना करके बोआ विस्टा पहुंचा था। उसने बोला भाई सूरीनाम एयरपोर्ट पे मेरे से बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे टैक्सी वाले, तो मैं बस लेके चला गया था। तो मैंने बोला एयरपोर्ट से बस चलती है, कहता नहीं थोड़ा बाहर गया, वहाँ से मिल गई थी मेरे को। तो अभी 500 मीटर बाहर आए होंगे एयरपोर्ट से, और यहाँ पे लोकल बसें भी चलने लग रही हैं। पर भाई आ गए थे तो इन्होंने इंसिस्ट करा, तो हमने कहा चलो ठीक है। हमने भी ज़्यादा मना नहीं करा, वरना उसमें भी चले जाते। पर यार ये एयरपोर्टों का बहुत ही बेकार है, जहाँ पे ऊबर वगैरह नहीं चलती। एक तो भाई नया नया बंदा आता है, नए नए देश में उतरता है, ठीक है, उसको कुछ पता नहीं है, शाम का समय हो गया है, बंदा डर के मारे दे ही देता है। अब मेरे को तो भाई इतना एक्सपीरियंस हो चुका, ये मेरी सॉरी ये कंट्री बताना भूल गया मैं, ये मेरी कंट्री नंबर 130। तो मैं तो इतनी देश घूम चुका, मेरे को पता है सारे टैक्सी वाले सारे झूठे होते हैं, सब मतलब फ्रॉड होते हैं, सारे लुटेरे होते हैं। तो उन पे कभी विश्वास नहीं करना। कभी कोई कह रहा है ना यहाँ पे बस नहीं चलती, या फिर अभी तो रात हो जाएगी, या कोई फ्लाइट ही नहीं आएगी, उनको लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं, और लोग इसी डर के कारण पैसे दे भी देते हैं। पर देखो अभी मैंने संटी भाई को बोला था रोड पे पहुँचते पहुँचते 20 हो जाएगा, हो गया ना 20। भाई जो भी गूगल मैप पे हाईवे दिखा रहा था ना, उससे हम कट होके आ गए। तो मैंने पूछा, मैंने दूसरा रोड भी देख लिया था, ये वाला रोड बता रहे हैं कि अच्छा है, उससे ट्रैफिक कम है, 5 मिनट लेट पहुंचोगे आप, पर ये थोड़ा लंबा है, पर देखो रोड अच्छा है, 4 लेन वाला हो गया, ये वाला अच्छा हाईवे बना रखा है इन्होंने। पर गूगल मैप शायद पता नहीं क्या दिखाता है, वो थोड़ा अलग दिखाता है। चलो भाई निकल चुके हम सूरीनाम में। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बेकार था, पर आगे के 2-3 दिन देखते कैसा रहता है। हमारा हिंदी डिफरेंस है, क्योंकि हिंदी में इज्जत है, इज्जत है, हिंदी में इज्जत ना है। अच्छा भाई कह रहे हैं जैसे हम जैसे क्लियर
तो clear. क्लियर या That you can understand. आप लोग जैसे आप बोला आप कैसे रहिले? We don't forget. कैसे रहिले? कैसे? We need the app. No? हाँ. We need that. ओके Yeah, it's When we talk about with me, भाईजी हम लोग ना बोला भाईजी भाई बाय जी believe it. ओके ऐसे हम लोग चलो भाई ये जाने लग रहे हैं हम अपनी प्राइवेट बस रेंट करके लोग टैक्सी करते हैं मैं वैन करते हैं हम जा रहे हैं बस में भाई यार ये पहली बार देखा है मैंने किसी भी देश में ये रोड गाड़ी के लिए है और वो पतली सी 2 लेन की रोड बना रखी है वो बाइक के लिए है कमाल है यार ये तो मैंने किसी देश में पहली बार देखा है कि इसी रोड के साइड में चलने लग रही है एक बाइक की लेन देखो पूरा घूम घूम के जाने लग रही है भाई शहर में आ गए हम और ये पुराना सा लग रहा है पुरानी बिल्डिंग और अभी पहुंचने वाले बस हॉस्टल शायद 1 किलोमीटर रह गया भाई ये कितनी पतली गली में मोड़ दी हमने गाड़ी यहाँ पे है कहीं हमारा हॉस्टल भाई ये थी हमारी बस जिसमें हम दोनों ही बैठ के आए अकेले डायरेक्ट हमको हॉस्टल पे छोड़ के गया बंदा इसकी क्या है कंपनी की बस थी तो इसने सोचा थोड़े पैसे बना लूँ $25 दे दिए 20 में ही मान जाता फिर हमने ज़्यादा रह नहीं करी यहाँ कहीं हमको छोड़ के गया है भाई ये हमारा हॉस्टल है चलो आ जाओ चलो भाई आज इतना खुश होके हम आए थे ना सूरीनाम की जाते ही छोले भटूरे खाएंगे पहले मैं कुछ खा के नहीं चला था मैं कहा जाते ही छोले भटूरे इंडियन रेस्टोरेंट इतने सारे इंडियंस हैं वहाँ पे मज़ा ही आ जाएगा हर चप्पे चप्पे पे इंडियन रेस्टोरेंट है इमिग्रेशन वालों ने दिमाग ख़राब करा अब ये मान लो टैक्सी वालों ने दिमाग ख़राब करा फिर अब यहाँ पे हॉस्टल में आते ही दिमाग ख़राब हो गया मैंने बिना देखे बुक कर दिया था वैसे हॉस्टल मैंने भाई प्राइवेट कमरा बुक कर दिया था उसमें एसी नहीं था मैंने सबसे सस्ते वाला करा चलो मेरी गलती है मानता हूँ मैं फिर संटी भाई गए नीचे कि भाई हमको एसी वाला कमरा चाहिए कहते एसी वाला कमरा है उसमें शेयर्ड बाथरूम वाला आपको मिलेगा $50 पर डे में पहले वाला हमने बुक कर रखा था लगभग ये मान लो $33 पर डे में हमने कहा कोई नहीं 50 वाला दे दो फिर मैंने देखा जो इनका 60 वाला था ना उसमें प्राइवेट बाथरूम भी था और वो 60 वाला ऑनलाइन मिल रहा था $50 पर डे में तो मैंने कहा यार ऑनलाइन तो इतने में मिल रहा है तो लड़की कहती है यार अब तो मैंने आपका चेक इन कर दिया अब चेंज नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता सारे प्राइवेट कमरे खाली पड़े हैं इनके पता नहीं यार लोगों को कस्टमर सर्विस करनी नहीं आती या करना नहीं चाहते या डम बन जाते हैं क्या है मेरा दिमाग ख़राब हो गया बिल्कुल मैं और हाँ जैसे यहाँ पे है ना मैंने कहा भाई आप कार्ड से पैसे लेते हो कहती नहीं लेते ओनली कैश और लिखा हुआ है वहाँ कार्ड का हाँ ठीक है वो तो छोड़ो चलो कोई नहीं मैंने कहा चलो ठीक है हम कैश आपको निकलवा के दे देंगे कहती ठीक है पर संटी भाई बोले कि मेरे पास $100 का नोट पड़ा है मैं दे देता हूँ उसको मैंने कहा चलो दे दो भाई अगर हमने पैसे नहीं दिए होते ना और हम कैश निकलवा के लाते और हम कहते भाई हम तो इस कमरे में नहीं सो सकते बड़ा मेरी पूछड़ पकड़ लेती है हम भाग जाते किसी और होटल में यार पर देख लो यार जैसे ही पैसे दे दो लोग बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं मुकर जाते हैं सूरीनाम वालों को भी भाई वीज़ा के पैसे दे दिए मुकर गए यहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर दिखाओ चलो जैसा भी था जो भी था सुबह से कुछ नहीं खा रखा भाई पूरे वेस्ट कर दिया आज तो इमिग्रेशन वालों ने टाइम फिर टैक्सी वालों ने अब चलते हैं हम इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने आज का दिन बहुत ही बेकार जा रहा है कल से जब से 12 बजे है ना जब से हम बेलम एयरपोर्ट पे लैंड क्या हुआ $50 में एक डड्डू फ्री मेंढक मरा हुआ वो भी ओ ये कैसा इसको तो स्केलेटन निकल गया नकली तो नहीं है ये अरे असली है भाई असली है चलो भाई अब पता नहीं यार क्या है क्या नहीं है यहाँ पे भाई $50 में ये कमरा मिला है अब देखो सूरीनाम में यार हंसी आ रही है मेरे को तो आज रुकना है हमको कल रुकना है परसों रुकना है उसके अगले दिन भी रुकना है एक और दिन एक्सटेंड कराना है हमको
और एक बात मेरे को इमिग्रेशन वाले के बारे में क्या पता चली, संटी भाई ने जो बताई, क्योंकि कमरे में 1-2 बार गए थे उसके साथ, तो उसने इनको बताया कि इन 4 इंडियन लोगों की हमको तलाश है और ये इस फ्लाइट में आ रहे हैं, ठीक है। उन 4 लोगों के नाम कैसे थे भाई उनके पास, और मेरा नाम क्यों नहीं था? क्योंकि उनके एजेंट ने आधे पैसे इन इमिग्रेशन वालों को ऑलरेडी पहुंचा रखे थे, जिसपे ओके टू बोर्ड वगैरह वाला लेटर भी था उन लोगों के पास, मैंने देखा, ठीक है। और अब आधे पैसे इनको पहुंच के देने थे। भाई उन लोगों के पास ना कोई वीज़ा नहीं था, मतलब सूरीनाम का तो था ही, आगे का कोई वीज़ा नहीं था, अमेरिका वगैरह कोई कोरा पासपोर्ट था यार। और वो बंदे मेरे से पहले बाहर निकल गए थे, इमिग्रेशन क्रॉस करके मेरे साथ पकड़े गए थे। अब वो इमिग्रेशन वाला ना मेरे से चिढ़ पता है क्यों गया था, क्योंकि वो दोनों बंदे ना बिल्कुल शांत खड़े थे वहाँ पे। उनको पता था कि भाई हमको लैंड होना है, सीधा पैसे देने हैं और बाहर निकल जाना है। क्योंकि उनमें से एक बंदे ने मेरे को आके बोला था कि टेबल के नीचे से अभी पैसे लेगा और हमको जाने देगा, मतलब ऐसी सेंस में बोला था, ठीक है। तो उस इमिग्रेशन वाले को लगा कि यार इससे पैसे लेने हैं, अब ये अकड़ रहा है और पैसे नहीं देना चाहता मेरे को। ये इसलिए अकड़ने लग रहा है क्योंकि जो आधे पैसे बचे हुए हैं ना, जो एजेंट ने नहीं दिए, पता नहीं एजेंट के साथ क्या सेटिंग थी उनकी, वो अब ये देना नहीं चाहता क्योंकि सूरीनाम पहुंच गया है। और हमने तो ओके टू बोर्ड लेटर वगैरह दे दिया, ऑथराइजेशन लेटर दे दिया इन लोगों को, और अब ये पैसे से मुकर रहा है। उसको नहीं पता था कि मैं एजेंट के थ्रू आया ही नहीं हूँ पहली बात, तो इसलिए मैं कर रहा था। तो ये थोड़ी सी बात मेरे को और पता चली कि वो मेरे से ऐसे बात क्यों कर रहा था और उन लोगों से इतने प्यार से बात क्यों कर रहा था। जब मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, उन लोगों को बिल्कुल नहीं चिल्लाया वो बंदा, ना उनके वीज़ा उठा के फेंके जैसे मेरा फेंक दिया। तो अब मेरे को समझ में आया कि मेरे पे इतना गुस्सा क्यों कर रहा था वो, और उन लोगों से इतने प्यार से बात क्यों कर रहा था। तो उस बंदे ने संटी भाई को बोला कि ये 4 बंदे हमको पकड़ने हैं। भाई तुमको पकड़ने क्यों हैं? वीज़ा तो तुम्हारे देश ने उनको इशू कर रखा है ना, फ्लाइट से उतरते तुमको क्यों पकड़ने हैं? वो सच नहीं बोल पाया इमिग्रेशन वाला कि भाई पकड़ने क्यों है बंदे तुमको? पकड़ने इसलिए है क्योंकि रिश्वत लेनी है, ठीक है, तो इसलिए उनको पकड़ने थे। अब ई वीज़ा भाई कई तरह के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक ई वीज़ा होता है जैसे कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो और पेमेंट करते ही आपके पास वीज़ा आ जाएगा। जैसे टर्की का ई वीज़ा होता है, आप फॉर्म भरो, जैसे ही आप ओके दबाओगे तो आपके वीज़ा आ जाएगा। तो उसमें कोई भी मतलब इमिग्रेशन वाला कोई चेक नहीं करता आपका, है ना। पर मान लो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, न्यूजीलैंड का वीज़ा है, या फिर सूरीनाम का वीज़ा हो गया, क्लिक करते ही नहीं आता, चेक करते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो आपसे डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं वो। तो भाई तुमने सब कुछ चेक कर रखा है, तो ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है? या तो और दूसरी चीज़ मैं सूरीनाम की गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर तुमको लगता है ना कि भाई इंडियंस यहाँ से डोंकी मारते हैं, अपना ई वीज़ा बंद कर दो, या फिर जिसको ई वीज़ा दे रहे हो ना 4 डॉक्यूमेंट और बढ़ा दो, पर सबके साथ ऐसे हरासमेंट मत करो। जो असली बंदे होते हैं ना वो पिस जाते हैं इस चीज़ में। अब तुम डोंकी वालों को तो भाई दे ही रहे हो वीज़ा सेटिंग करके, उनको सेटिंग से वीज़ा मिलने लग रहा है, पर पिस कौन गया? मैं। भाई लगभग 1 किलोमीटर वॉक करके आए अपने हॉस्टल से, और यहाँ पे स्ट्रीट ये 2-4 रेस्टोरेंट है, स्ट्रीट नहीं कहूँगा मैं इसको। और ये आ गया राजा जी रेस्टोरेंट। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, ये हमारे सबसे पास था, वॉकिंग था 1 किलोमीटर, तो हम यहाँ आ गए। भाई बड़ा पड़ा यार, तो गोरे बैठे हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं कैसा क्या खाना मिलता है। भाई मेरे को नहीं पता यही रेस्टोरेंट इतना महंगा आया यार, सूरीनाम इतना महंगा कब से हो गया। मतलब मैं तो पहली बार आया हूँ, पर इतना उम्मीद नहीं थी यार। देखना बटर चिकन फुल $20, अमेरिका वाले रेट हैं यार यहाँ पे। भाई महंगा चाहे कितना भी हो, मैं दर्शकों को बताता हूँ कि भाई महंगा लग रहा है, पर हम तो भाई पूरे मज़े करते थे, कितना ही महंगा हो। गोलगप्पे मंगा लिए $4 के, चाहे कितना ही महंगा हो। मैं अपनी बात पलटता हूँ भाई, अब मेरे को थोड़ा सस्ता लग रहा है क्योंकि ये हाफ़ है। हाफ़ $10 में इतना ज़्यादा है, मतलब अच्छा खासा ज़्यादा है यार। 2 बंदे खा सकते हैं आराम से, एक तो नहीं खा पाता, ये तो बात श्योर है। तो हमेशा जिस भी कंट्री जाओ ना भाई, मेरी रिकमेंडेशन है, आगे आपकी मर्जी है, कि पहले थोड़ा कम ही खाना मंगाओ। अब हमको 4-5 दिन यहाँ पे रुकना है, तो हमको पता चल गया इस राजा जी रेस्टोरेंट में कितनी क्वांटिटी कितने रुपए मिलती है। अगर हम पहले दिन ज़्यादा मंगा लेंगे तो मतलब कई बार छूट जाता है और ज़्यादा आ जाता है। और नान भी यार काफ़ी बड़े बड़े हैं, मेरे को लग रहा था कम आएंगे, पर ये सिर्फ 2 नान है, तो काफ़ी है यार खाना मेरे हिसाब से। तो संटी भाई बता रहे हैं अमेरिकन कैसे खाते हैं बटर चिकन को। कैसे भाई? भाई वो पहले तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके, और फिर उसके बाद ऐसे करेंगे जैसे नान भी है उनके पास ना, वो फिर नान छोड़ेंगे, पहले वो तो खा लेंगे। बहुत स्वाद भाई। भाई खाना बहुत ही ज़बरदस्त था यार इस रेस्टोरेंट का, पर पूरे सूरीनाम में एक दिक्कत है। वैसे तो इतनी उसने ज्ञान झाड़ दिया इमिग्रेशन वाले ने, यहाँ कार्ड कोई लेता नहीं है। इन रेस्टोरेंट, इतना बड़ा रेस्टोरेंट, $21 का हमारा बिल आया। हमने कहा भाई कार्ड, कहते ओनली सूरीनाम के लोकल कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। अरे मशीन तो है ही ना तुम्हारे पास,
इतना तुम जांच पड़ताल कर रहे हो और तुम कार्ड तुम ले नहीं पा रहे, बताओ फिर क्या देश हो तुम्हें। इतना अब मेरे को जाना पड़ रहा है संटी भाई को, वहाँ गिर भी रख के आया हूँ मैं। ऐसे वहीं पे रह गए, वो कह रहे कि एटीएम से निकलवा ला, तो मैं एटीएम तक जा रहा हूँ। निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये भी नहीं पता भाई अभी तो। भाई बहुत दिक्कत है यार, तीसरी बार कैश पॉइंट पे पहुँच गया मैं, यही एयरपोर्ट पे था। क्या एटीएम है यार ये। और पता है ये डीएसबी बैंक, फिन बैंक, इन सब से मतलब एफिलेटेड है। गूगल पे डीएसबी बैंक सर्च करके आया था मैं, तो मेरे को पता है ये वाला नहीं चलता। डीएसबी बैंक का इनका हटा के ये वाला एटीएम लगा दिया, और मेरा बैलेंस ये दिखा नहीं रहा है, कह रहा है तुम्हारे पास बैलेंस ही नहीं है। क्या ड्रामा है यार इस देश का, आज का तो दिन ही ख़राब है भाई। आज मैंने क्या बोला था कि दिन कितना ख़राब है संटी भाई, बहुत ख़राब है। मैंने कहा यहाँ पे खाना कितना अच्छा है, अभी इतना ख़राब हो चुका हमारा दिन, क्या बताऊँ, खाना भी सारा पच गया। अभी बताता हूँ स्टोरी। चढ़ गया, आलू गोली खाएंगे। भाई वीडियो तो मेरा ख़त्म करने का मन था, पर अगर आप 2 मिनट और मेरी वीडियो देख लोगे तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मैं देता नहीं ऐसे। तो क्या हुआ भाई, हमने कहा $21 बिल आया, मैं एटीएम पे गया, एटीएम से नहीं निकले। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी कि भाई कल दे देंगे, हम कल दे देंगे, कल दे देंगे। पर वो लोग मतलब जो काम करते थे यहाँ पे, इनकी कोई गलती नहीं थी भाई, इनका मालिक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। तो ये तो भाई काम कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे छोड़ दें पैसे। पर ऐसा हो सकता था कि भाई वो अपनी जेब से पैसे दे देते, हमारे पास 300 साढ़े 300 तो पड़े ही थे, अपनी जेब से पैसे दे देते और थोड़े बहुत हम दे देते। पर उनमें से किसी भी बंदे ने ये करने से एग्री नहीं करा। 3-4 इंडियन आके हमारी बातें सुन रहे हैं जितने काम करते हैं वहाँ पर एक बंदे ने भी एग्री नहीं करा हमारे लिए पैसे देने के लिए। हाँ सही बात है भाई, क्यों करोगे एग्री, है ना, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ। पर हम बिल्कुल फंस गए भाई। उस बंदे के साथ मैं दोबारा गया एटीएम, उस बंदे को लगा कि मैं नहीं गया एटीएम, 2 एटीएम पे दोबारा गया। मैंने कहा भाई इस वाले एटीएम से नहीं निकलेंगे, कैश पॉइंट वाले से। तो इतनी देर में जब तक मैं एटीएम जाने लगा ना, मेरे को पता चला कि ये लोग हमारे पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उस बंदे ने बोला कि भाई हम तो आपके पैसे देना चाहते हैं पर हमारे पास हैं ही नहीं। तो मैंने पूछा आप यार कितने सालों से यहाँ पे हो, क्या पता सूरीनामीज बोर्न हो बंदा, पर नहीं, 2 साल से यहाँ पे एक पंजाब से बंदा था जो काम कर रहा था यहाँ पे, और 2 साल से उत्तराखंड से बंदा था जो यहाँ पे काम कर रहा था। और उसने मेरे से भिड़ते ही क्वेश्चन क्या पूछा कि भाई आप डोंकी मारने आए हो, आपको आगे जाना है क्या, आगे जाना है। तो फिर पता है मैं कहता आप कहाँ से आए हो, मैंने कहा बेलम। पता है क्या बोला मेरे से, तो फिर उल्टा क्यों आ गए सूरीनाम, जब पहुंच ही गए थे ब्राज़ील तो उल्टा क्यों आ गए। मैंने कहा उल्टा क्यों आ गए, इससे क्या मतलब है। तो मैं समझ गया डोंकी की बात कर रहा है। तो कहता है यहाँ पे कम से कम 15-20 हज़ार बंदे अभी आ रखे हैं इंडिया से जो कि डोंकी मारना चाहते हैं। सोचो आगे की। मैंने कहा कैसे जाएंगे, कहता भाई यहाँ से ये लोग ना ब्राज़ील जाते हैं, जिनको ब्राज़ील का वीज़ा नहीं मिलता ना उनको सूरीनाम का बड़ा ईजीली मिल जाता है, और ट्रांजिट मिल जाता है आपको नीदरलैंड से। तो इसलिए हमारे साथ एयरपोर्ट पे ये सब हुआ। अब सारे डॉट्स ना कनेक्ट हो गए एक साथ कि 15,000 बंदे हैं, तो मेरे को लपेटा गया मैं, है ना। तो मैंने कहा भाई मेरे पास यूएस वीज़ा है, ये भाई तो सिटीज़न है यूएस का। तो कहता अच्छा। तो फिर कहता यार हम ना आपके पैसे छोड़ भी देते, आप कल दे देते, पर अभी मालिक आएगा हिसाब करेगा और हमको फिर हमारी सैलरी में से काट लेगा। तो भाई बहुत सारे नौजवान हैं जो इंडिया में सपना देखते हैं कि इंडिया के बाहर जाके काम करें। भाई हमारे यहाँ पे कुल मिला के $20 बिल आया था, जिसमें से हमारे पास 12 या 13 डॉलर तो कैश पड़े थे हमारे पास, ठीक है, सूरीनामीज करेंसी में। इतना भी नहीं हो पाया 3-4 बंदों का मिलके कि भाई हमारे लिए $8 पे करके बोल दें कि भाई आप कल दे देना। अब आप कहोगे क्यों बोल दे, भाई मैं 2 बार एटीएम चक्कर काटाया, आखिरी में संटी भाई को हॉस्टल ही भेजना पड़ा। हमने कहा हमारे साथ होटल में भेज दो किसी को। पर आप ये सोचो इतनी बुरी हालत होगी उनकी इंडिया से। कहते इंडिया में होते ना यार हम आपके पैसे छोड़ देते। तो यार ऐसी ज़िंदगी के लिए क्यों भाग रहे हो आप लोग पीछे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप सूरीनाम आ रहे हो, गुयाना आ रहे हो, जंगलों में धक्के खा रहे हो, या क्या सैलरी मिल रही होगी यार इनको। मैं ये नहीं कह रहा, दिल के सारे बंदे बढ़िया थे, पर ये सोचो क्या सपने देख के आए होंगे इंडिया से, और अब इनके साथ क्या हो रखा है कि ये $8 बंदे नहीं निकाल पा रहे यार जेब में से। सोचो यार, मैं 3-4 बार रिपीट कर दी बात की, मैं नहीं कह रहा कि मेरे लिए पेमेंट कर दो, आप नहीं कह रहा भाई, पर आप ये देख रहे हो कि भाई बंदे आज ही आए हैं, बोलने लग रहे हैं हम कि आज ही आए हैं। 4 चक्कर मैंने एटीएम के काट लिए, संडी भाई ने समझा दिया उनको, भाई $8 तो वैसे छोड़ देता बंदा। पर सोचो इतनी बुरी हालत हो रखी है यहाँ पे इन बेचारों की। फिर मैंने कहा भाई आप यहीं पे बसना चाहते हो, मैंने पूछ ही लिया उससे, कहते नहीं हम भी आगे जाएंगे। मैंने कहा भाई कौन सा डोंकी रूट, कहता कई लोग यहाँ से ब्राज़ील से मैक्सिको जाते हैं, कई लोग कोलंबिया से जंगलों से जाते हैं। भाई ये तो पूरी डोंकी वीडियो बन गई, कहाँ से चले थे पैराग्वे से डोंकी पे डोंकी मिले जा रहे हैं, 50 मिनट की वीडियो बन गई। आज तो मेरे को भी डोंकी समझ लिया उन्होंने एयरपोर्ट पे खड़ा करके। 15,000 जने आ रखे हैं यहाँ पे डोंकी मारने सूरीनाम में। इस वीडियो को रखते ही तक प्यास लग गई, पानी खरीदने के पैसे भी नहीं बचे हमारे पास। तो इस वीडियो को रखते ही तक, अब आपको मिलेंगे कल।